हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। तो आज शुरू करते हैं 8 दिसंबर को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है आज हिंदी विषय का प्रथम प्रश्न पत्र, उसके आंसर की के बारे में। पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदनी। क्वेश्चन नंबर दो, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा परित प्लस छेद। ये इसमें आंसर परि प्लस में छेद होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर संधि से निर्मित शब्द है, कौन सा हो जाएगा? न्यून। कौन सा? न्यून। न्यून हो जाएगा, न्यून नी प्लस ऊन। और कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? ई प्लस ऊ का ये हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगी यण स्वर संधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द्विगु समास से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, वो हो जाएगा आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? निरावलंब। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3। 7वां, शुद्ध वाक्य, इसी बहाने से हमें दर्शन हो गए। इसी बहाने से हमें दर्शन हो गए। तो 7वें में शुद्ध वाक्य देखना था, तो बड़ी बहन ने उनका माँ की तरह लालन पोषण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। जातिवाचक शब्द से संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो वो हो जाएगी राज्य। किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जितनी चादर देखो उतना पैर फैलाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 10वां, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं उसके साथ जाऊँगा। 10वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। 11वां, पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, वाक्य में क्रिया का रूप है, कौन सी क्रिया है इसमें? प्रेरणार्थक क्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, किस विकल्प में सभी शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण हैं? तो कौन से हैं? अत्यंत, लगभग और अधिक। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें हो जाएगा वह काम पहले करना चाहिए। 2 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये चांदी खोटी सी दिखती है, वाक्य में रेखांकित पद खोटी सी किस विशेषण का उदाहरण है? तो किस विशेषण का है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, शब्दार्थों सहित काव्य का लक्षण मानने वाले आचार्य कौन से थे? तो कौन से आचार्य थे? आचार्य भाम्य, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षणों में इनमें से किसे परिगणित नहीं किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वक्रोत्मयी व्यापार मुक्त बंधन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, प्रज्ञा नवनोन्मेषशालिनी प्रतिभामता कहकर काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन से थे? तो कौन से थे? भट्ट तोत, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण है? तो गर्म हवा ऊपर उठती है क्योंकि वह हल्की होती है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य की अतिशयोक्तियां भी इंद्रधनुषी जीवन के स्थूल, काल्पनिक और रूखे अस्तित्व को मनोरम बना देती है। साहित्य में मनुष्य का जीवन भी ही नहीं, जीवन की ये कामनाएं जो अनंत जीवन में भी पूरी नहीं हो सकती, निहित रहती है। साहित्य संबंधी ये अवधारणा है किसकी? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2। सहृदयों के हृदय में वासना रूप में स्थित शाश्वत मनोविकार कहलाते हैं स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21, साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के भावन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना। उक्त मत किसका है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि आचार्य मम्मट द्वारा विवेचित काव्य रचना के विभिन्न प्रयोजनों में से शब्द परिनिर्वर्त्य से आशय है, तो क्या से? तत्काल आनंद अनुभूति, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, जिस ध्वनि में वाचार्थ द्वारा
वक्ता के कथन का तात्पर्य नहीं ज्ञात होता है वह कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन अविविक्षित वाच्य ध्वनि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सभी अर्थालंकारों को समाविष्ट करने वाली वक्रता है, तो वो कौन सी है? वाक्य वक्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि का वह भेद जिसमें वाचार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतनी शीघ्रता से होती है कि उसके पूर्वापर का ज्ञान भी नहीं होता है, वह कहलाती है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, रस निष्पत्ति से संबंधित शंकु का सिद्धांत है, वो है अनुमितिवाद। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, उपमा अलंकार से संबंध में असंगत है, तो उपमा अलंकार से जो संबंध में असंगत है वो है जिस पदार्थ का साम्य अन्य पदार्थ के साथ स्थापित किया जाए उसे उपमान कहते हैं, तो इसमें यही असंगत है। 27 में 2 नंबर आंसर हो जाएगा। सादृश्य के कारण उपमे में उपमान के संशय को कौन सा अलंकार कहते हैं? कौन सा अलंकार कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वयन सगाई अलंकार के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवर्ती चरणांत शब्द के अंत में होने पर उसे आदिमेल कहा जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थानवन अलंकृति असो न मन्यते कस्मानु दुष्मनल कृति। आचार्य मम्मट ने अलंकन कृति पुनः कवापी का प्रतिवाद करते हुए उक्त कथन किस आचार्य का है? तो किस आचार्य का है? तो यह है जयदेव का। ऑप्शन नंबर 2। 31, क्वेश्चन नंबर 31, अंग अंग जादत करी तीवन ज्वाला जाल सिंधु उठी बड़ प्राभी यह नई इंदु बहु माल में अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अपहुति अलंकार, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपहुति अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्प्रेक्षा अलंकार का मुख्य लक्षण है, तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, उपमान पर उपमेय के निषेध रहित आरोप में कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 34, अलंकार के संबंध में असंगत विकल्प है, तो गांव गांव अस हुई आनंदा में यमक अलंकार है, ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, मणि मुख मेली ठारी कपि देही पक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांतिमान। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, गीति का छंद के विषय में असंगत है, तो 36वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 और 14 पर यति। ऑप्शन नंबर 2। हम खेले कूदे हर्षित जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों ना हो में मोद में। उपयुक्त पंक्तियां किस छंद में रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लाला। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। 38 है, आनंद रहित सकल रसभोगी बिन बाकी बक्ता बढ़ जोगी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुंडलीय छंद के विषय में असंगत विवरण है, तो कुंडलीय छंद के असंगत विवरण बताना था, तो इसमें हो जाएगा दोहा और उल्लाला के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन नंबर 1। छप्पे के संदर्भ में सही विवरण कौन सा है? ये एक मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 41, चौपाई छंद का लक्षण नहीं है, तो वो कौन सा है? तुक दूसरे चरण की चौथे से चरण से मिलती है। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, गिरि हिमालय के अपकूल में कपिल वस्तुपुरी अतिरम्य थी, वह प्रसिद्ध मही धन आनंद सुभग शासन भूषित भूमि थी। उक्त वाक्यांश किस छंद में निबद्ध है? दुर्त विलंबित। किसमें? दुर्त विलंबित में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अकबर समद अथाह तह डूबा हिंदू त्रक मेवाड़ो तिन महा पोयन भूल प्रताप सी। उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है?
कौन सा है? उल्लाला। क्वेश्चन नंबर 43वें का उल्लाला नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43 में आंसर हो जाएगा 1 नंबर दोहा। क्वेश्चन नंबर 44, हरिगीति का छंद के विषय में असंगत है, प्रत्येक चरण में 28। तो इसमें 44वें में ऑप्शन नंबर 3 12 और 16 पर यति होती है। क्वेश्चन नंबर 45, मद्रा कांदा छंद का सही गण क्रम है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, अनुकरण के संबंध में प्लेटो का कौन सा कथन सत्य है? ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी नहीं आ पाया है। 47, प्लेटो की साहित्य से संबंधित मान्यताओं के अनुसार असंगत कथन है, तो इसमें साहित्य की प्रक्रिया बौद्धिक होती है और भावनात्मक नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा विकल्प प्लेटो की काव्य संबंधी मान्यताओं के विरुद्ध है? कविता अपनी शक्ति से अनैतिकता का चित्रण कर हमारे संवेगों और वासनाओं को जागृत करके हमें कभी आघात नहीं पहुंचाती। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कथानक के अंतर्गत अरस्तु त्रासदी का सबसे प्रबल रागात्मक तत्व किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? स्थिति, विपर्य एवं अभिज्ञान। क्वेश्चन नंबर, अरस्तु ने भाव्य को किस अनुकृति माना है? तो कौन सी अनुकृति माना है? प्रकृति अनुकृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अरस्तु के अनुकरण संबंधित सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कलाकृति का मानव जीवन के विशिष्ट पक्ष का अनुकरण होता है। प्लेटो के काव्य चिंतन के संदर्भ में असंगत है, तो क्या असंगत है? कवि के वर्णन असत्य और अवास्तविक किंतु तर्क पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53, लोजाइनस के अनुसार महान विचारों उद्भावना किसकी प्रतिध्वनि है? तो महत आत्मा की। किसकी? महत आत्मा की। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से लोजाइनस के अनुसार उदात्त का अवरोधक दोष नहीं है, तो कौन सा दोष नहीं है? मूर्त विभाजन व्यापार। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संदर्भ में असंगत है। संरचनात्मक व्याख्या के संरचना परक व्याख्या के अनुसार विरेचन प्रेक्षक के मनोविकारों का होता है, विषय वस्तु का नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, काव्यात्मक अभिव्यक्ति संवेगों की सीधी अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि सहज ज्ञान की अभिव्यक्ति है। इस मत को प्रमुखतापूर्वक स्थापित करने वाले विचारक कौन से थे? तो कौन थे? क्रोचे। कोलरिज के विचारानुसार कलाकार वस्तुओं के बाह्य रूपों को भेद कर अपने उनके अंतर का सत्य पाने की चेष्टा करता है। यह अंतर्भेदी दृष्टि उसे किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? गौण कल्पना से प्राप्त होती है। क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कथन है, तो कौन सा असंगत कथन है? 58वें का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। रूप ही सौंदर्य का आधार है जिसका अभिव्यंजना से कोई संबंध नहीं है। 59वां क्वेश्चन देखिए, कोलरिज के सिद्धांतानुसार गलत कथन है, तो मुख्य कल्पना और ललित कल्पना में अंतर होते हुए दोनों का समान महत्व है, दोनों का समान महत्व है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा कथन कोलरिज के कल्पना विषयक विचारों के प्रतिकूल है? तो कल्पना मानव का अर्जित सृजनाशक्ति है, यानी कि सर्जना शक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 61वां, कौन सा कथन कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो मुख्य कल्पना गौण कल्पना की अपेक्षा अधिक सक्रिय, सचेत और सायास होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, परंपरा के बोध से टी.एस. एलियट का क्या तात्पर्य है? जैविक अपूर्णता से आलोचना को सर्जन की अपेक्षा से रचना और आलोचना की दृष्टि से और नवीनता को न ग्रहण करने से। तो 62 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रचना और आलोचना की व्यवस्था से। एलियट से काव्य के 3 स्वरों के विपरीत विवरण है, तो यह आवश्यक है कि एक स्वर की उत्पत्ति बाकी दोनों स्वर अनुपस्थित रहे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा विकल्प टी.एस. एलियट की स्थापनाओं के विरुद्ध है? तो परंपरा वास्तव में ऐतिहासिक चेतना का इतिहास बोध नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों के अनुसार आधार पर सही उत्तर विकल्प सुनिए। मार्क्स से चिंतन का मुख्य क्षेत्र
अर्थव्यवस्था और दर्शन था, सौंदर्य शास्त्र नहीं। कला व सौंदर्य शास्त्र में मार्क्स और एलिंग्स की गहरी दिलचस्पी थी। तो दोनों कथन राइट है, यानी कि ए और ख दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 66। मार्क्सवाद के अनुसार समाज की 4 प्रकार की सामाजिक अवस्था में सम्मिलित नहीं है। तो संरचनावाद सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा कथन टी.एस. एलियट की निर्वैयक्तिकता संबंधित स्थापनाओं की दृष्टि से सही नहीं है? तो वह कवि और कविता के पारस्परिक अविच्छिन्न संबंध को स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। मार्क्सवाद के संबंध में असंगत कथन है। मार्क्सवाद तो 68वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मनुष्य के उत्पादन संबंधों से परिवर्तित होने पर भी सामाजिक संबंध यथावत रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में असंगत कथन है। तो कौन सा असंगत है? इसमें समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। भौतिक जीवन संबंधी उत्पादनों की रीति ही सामान्यतः जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं का निर्णय करती है। संबंध की चेतना उसके अस्तित्व का निर्णय नहीं करती, उल्टे उसका सामाजिक अस्तित्व बोध ही उसकी चेतना का निर्णय करता है। इस विचार से के प्रोत्साहता है कौन है? तो कार्ल मार्क्स ही इसके प्रोत्साहता है, यानी कि ये कथन उन्होंने दिया है। 71 नंबर। अति सरलीकरण के रूप में उत्तर आधुनिक को माख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। इस विचार के प्रस्तुता है। प्रस्तुता कौन है? क्या अटक गया यार? 71वें का फोर्थ, यानी कि लियोटार्ड। क्वेश्चन नंबर 72। विखंडन के संबंध में दीर्घता की मान्यता नहीं है। क्या नहीं है? वह वाक्य केंद्रीय सत्यों की स्वीकृति है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विखंडनवाद के संदर्भ में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो विखंडन द्वारा संपूर्ण अर्थ का उद्घाटन संभव है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में असंगत कथन है। धार्मिक पहचान की जगह धर्मनिरपेक्षता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। मान नाली हथ नाली तुपक तिरहा सब सज्जिए पवे पहाड़ मनो सार के भीरु भुंजान गजेनस बल। शब्द और अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो 75 का आंसर रहेगा तुपक बराबर टोपी। बज्जे घोर निशान रान चौहान चिहोदिस सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तश। इस छंद में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? तो किसके मध्य है? कोरिक की सेना और पृथ्वीराज की सेना के मध्य। क्षेत्र का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। कौन सा विकल्प विखंडनवाद का सही परिचय नहीं देता है? तो कौन सा नहीं देता? रचना और आलोचना अर्थ निर्माण के 2 तरीके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। सतगुर साचा सूरीबा ताते लोही लोहार कृष्णोदा कंचन किया ताही लिया तत्सार। साकी के संदर्भ में असंगत अर्थ है। तो ताते बराबर इसलिए। क्वेश्चन नंबर 79। रात्यु रूनी विहरणी जोहो भजू को कूंज। कबीरदास की साखी के इस पद में विहरणी की तुलना कौन से पक्षी से की गई है? तो कौन से की गई है? क्रौंच से की गई है। क्वेश्चन नंबर 80। अरद गरद अरद उरद की गंगा जमुना मूल कवल को घाट सट चक्र की गागरी त्रिवेणी संगम बाट। इस चक्र में निहित अर्थ नहीं है। तो 80वें का आंसर हो जाएगा नाद और बिंदु, यानी कि 1 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। संदेश सुनत आनंद नैन उमगिए बाल मन मथत सैन। पद्मावती शब्द समय की इन पंक्तियों में प्रयुक्त मन मत शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 2 कामदेव। मनोज मथ मधवा ये सब किसके प्रायवाची? उसी के। आली रे मेरे नैनन बान पड़ी चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन अड़ी। इसमें इस पद में अभिव्यक्त केंद्रीय भाव है। तो प्रेमा शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर जो 83 है वो
इस क्वेश्चन में भी कबीर कबीर की एक साखी है, उसके पद की व्याख्या के संदर्भ में असंगत कथन पूछा है। तो राशि के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तन रतकारी में मन रतकार्यु में से तात्पर्य निर्गुण निराकार अविनाशी ब्रह्म है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। 83 का क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा आरती तेरी अंतरी मेरे आहू अपनी जान मीरा व्याकुल विरहणी रे तुम मिनी तलफत प्राण। इस काव्य पंक्ति में आरती शब्द का यहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो किस में हुआ है? उत्कट लालसा। क्वेश्चन नंबर 85 सोहत लौह परसी पारस जोह सुबरन बाहराबानी। भ्रमर गीत की इस पंक्ति में प्रयुक्त बाराबानी का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ हो जाएगा? ये हो जाएगा सूर्य की तरह चमकने वाला खरा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 म्हारो ओलग्या घर आओ जी मीरा के पद में इस पंक्ति में ओलग्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए हुआ है? प्रवासी प्रियतम के लिए। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 87 एक पंक्ति है, इस पद में व्यंजित शब्द नहीं है, तो 87 का आंसर हो जाएगा कृष्ण से भेंट न होने पर गोपियों को यश की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 88 ये भी एक पद में व्याख्यात नहीं शब्द पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कायर की चुप्पी वह लो निर्मित। ऑप्शन नंबर 1। 89 सूरज जरत हिमंचलता का जायसी की इस पंक्ति के अनुसार जलता हुआ सूरज कौन से महीने में हिमालय की ओर जाना चाहता है? तो कौन से महीने में जाना चाहता है? ये क्वेश्चन है 89। इसका आंसर हो जाएगा बैसाख महीने में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वेरे सुचान बहु संजाड़ा जियत खाई ओ मुँह न छाड़ा। पंक्ति में विरह को माना है, तो क्या माना है? बाज माना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नागमती वियोग खंड में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा नक्सिक वर्णन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाव मको तो तेही मार्ग उड़ी परे कंत घरे जह पाव। इस पंक्ति में सर्वस्व न्यौछावर करने की नागवती की भावना का वर्णन जायसी ने किस माह में किया है? तो किस माह में किया है? फागुन माह में किया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 तुम कारे सुफल कशुत कारे मधुप भवारे। सूर की इस पंक्ति में सुफल कशुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये अक्रूर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94 में मस्ककी पासुरी शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? तो मच्छर की पसलियां। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 तो इसमें है जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। कवितावली की इस पंक्ति में सिद्धमान सोच बस से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? दुखी और शोक के वश में। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 96 में पंक्ति में तुम्हें से संकेतित है, तो तुम्हें से किसको संकेतित किया गया है? कली काल को। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 तिहे बिछुरन को दुसह दुखु हरुणु जात पयोसार। पंक्त में रत्नाकर जी ने पयोसार का अर्थ क्या लिया है? तो क्या लिया है? नहर लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चूथी जोहना में मिली गई नेक न होती लखाई सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाही। तो इसमें असंगत विकल्प पूछा है 98वें क्वेश्चन में। असंगत विकल्प तो जोहन बराबर यौवन नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 99 सनी गजल चख चख लगन उपजयो सुदिन सनेहु। बिहारी की इस पंक्ति में झक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें बिहारी की का अर्थ है झक का मतलब होता है झरना। ऑप्शन नंबर 2 झक शब्द का अर्थ होगा मछली। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100 कलिकाल विचारू अचारू हरू नहीं सुझू कछु धमदूसर को। धमदूसर शब्द का अर्थ पूछ लिया है। इसमें धमदूसर का अर्थ क्या होता है? धमदूसर का अर्थ होता है बुद्धिहीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 101 तो क्वेश्चन नंबर 100 घनानंद के छंद में असंगत कथन पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा इस रूप वर्णन में कवि आंतर पक्ष प्रदान है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102
दोहे की व्याख्या में संबंध में असंगत है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा गले में पहने जाने वाला आभूषण का वर्णन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 103, घनानंद की रचना का वेश्य मूलकता या विरोध वृत्ति केवल साधना शब्द नहीं है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? 103 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो ये कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, अखियां दुखियानी कुबानी परी, घनानंद की इस पंक्ति में कुबानी शब्द का अर्थ है क्या है? बुरी आदत, ऑप्शन नंबर 4। पहचाने हरि कौन मोह से अनपहचान की, त्योह पुकार मधी कौन, कृपो कान मधी नैने जयो, छंद से संबंध संदर्भित नहीं है, तो क्या नहीं है? जगत की दृष्टि में दोष, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, जयशंकर प्रसाद की इस पंक्ति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा कथन असंगत है? 104 का ऑप्शन हो जाएगा मनु की पंक्तियां, ऑप्शन नंबर 4 का 4 ही आंसर हो जाएगा। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, कामायनी में ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो मनु के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कल्पना थी, पंक्ति में कल्पना शब्द का अर्थ बताइए। तो कल्पना का अर्थ होता है आभा, क्या होता है? आभा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? तो किसका है? जाम्बवन का, किसका? जाम्बवन का, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 110, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का उलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मल का आलस्य, इन पंक्तियों की असंगत व्याख्या है। तो करुणा में सुंदर मौन द्वारा मन्नू के मुख पर छाई हुई आशा और निर्भरता का चित्रण किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराकांत निराला रचित राम की शक्ति पूजा की इन पंक्ति में अयुक्त का अर्थ है, अयुक्त का क्या अर्थ है? 10,000, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, निसंदेह सपने में सामान्य स्वप्न कथा नहीं बल्कि दुस्वप्न का कथालोक है, जिसमें हर चीज प्राय कुछ विकृत कुछ अन्यथा रूप में दृष्टिगत होती है, ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, है उमा निशा, इस पंक्ति में राम की शक्ति पूजा से उद्धत इन पंक्तियों में संकेतित अर्थ नहीं है, तो ये युग की विषम परिस्थितियों से हताश कवि का स्वयं से संघर्ष और पराजय का भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, दुखों के दागों को तमगों का सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, तो इसमें अंधेरे में इन पंक्तियों में काव्य नायक का कौन सा भाव प्रमुखते अव्यंजित है? तो आत्मभर्तृष्णा, कौन सा? आत्मभर्तृष्णा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, गोदान उपन्यास में नवयुग की साक्षात प्रतिमा किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ये आपको पता है, मालती को, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अंधेरे में कविता में काव्य नायक के अतिरिक्त एक चरित्र और कौन है जिसका वर्णन कविता के शुरुआत में होता है? तो है रक्तालोत स्नात पुरुष, ऑप्शन नंबर 1। 117 नंबर का क्वेश्चन है, माँ बाप से खींचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है, अब हमारे हाथ पांव है, उन्हें खींच ले चाहे लड़ ले, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया है, अब हमें चार बात भी कहे तो हमें गेहूं नहीं खाना चाहिए। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका था? तो किसका था? गोबर का, यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, वह तो सो गया साहब पर हमारी सारी बेचैनी मुझे दे गया, महाभोज की इस पंक्ति में वह और मुझे किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो किसके लिए? विशेषर और बिंदा के लिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 119, मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी, सुख में दुख में संपत में विपत में उसके साथ ही रहूंगी, हरजाई नहीं हूं गोदान में उद्धृत, ये कथन किसने किससे कहा? तो किसने किससे कहा? तो ये कहा है झुनिया ने गोबर से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 120, जिंदा रहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास की ये पंक्तियां किन पात्रों के मध्य संवाद की है? तो ये बिंदा और सक्सेना के मध्य, ऑप्शन नंबर 2। आधे अधूरे नाटक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सावंती स्पष्ट अकामयी
अकायामी चरित्र है। ऑप्शन नंबर 122, हमारी पीढ़ी ने ना तो केवल त्याग करना ही जाना है, आकांक्षा अपेक्षा को कुछ रखी ही नहीं कभी। आज की पीढ़ी त्याग करेंगे कण भर और बदले में चाहेंगे मण भर। महाभोज उपन्यास में ये कथन किसका है? तो किसका है भाई? हप्पा साहब का। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 123, पर मेरी नज़र में हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें। आधे अधूरे नाटक में ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो किसके? महेंद्र नाथ के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1। श्रद्धा और भक्ति निबंध विषयक असंगत विकल्प है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि श्रद्धा के व्यापार स्थल में विस्तार कम घनत्व अधिक होता है। आधे अधूरे कथनों के कथनकारों की दृष्टि से असंगत है। 125वें में, जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती हो उसमें से धीरे धीरे फिसलता गया। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 126, राघव कर्णो रस निबंध के अनुसार निर्वासन का अवसर जात निदान है। बना सकती। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 127, लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, औरों को सब हाल कह दिया। उसने कहा था, कहानी के उक्त इस कथन में प्रयुक्त उसे शब्द किसके लिए आया है? तो ये किसके लिए आया? बोधा सिंह के लिए। क्वेश्चन नंबर 128, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में सहजात वृत्तियां किन्हें कहा है? तो किन्हें कहा है? जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों को। क्वेश्चन नंबर 127, पुरस्कार कहानी के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने वाली प्रमुख संवेदना है, तो है मधुलिका का प्रेम द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 130, कफन कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है, तो वो हो जाएगा आपका, इसमें पति पत्नी बाप बेटे के भावनात्मक संबंधों को कुचल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 131, एक और उसकी उद्दात्मा और ओजस्विता है, दूसरी ओर चट्टानी व्यक्तित्व के भीतर प्रेम की अंतः सलीला है। इन दोनों के द्वंद्व से उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। रामदर्श मिश्रा ने इस कथन के माध्यम से किस पात्र की चारित्रिक विशेषता को उद्घाटित किया है? तो किसको किया है? गदल को। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 132, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत संग्रह में उत्तर तट की यात्रा है, तो ये है मंडला से छिनगांव। ऑप्शन नंबर 4। मोर जैसे पंख फैलाकर नाचता है, उसी तरह नर्मदा ने यहाँ अपनी जलधारा फैला दी है। सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार यहाँ से संकेतित स्थान है, तो है ये राम घाट। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 134, अपने अंक में मुझे 2 बार लिया और इसलिए यह नाटक एकांकी न रहकर द्विअंकी हो गया। अमृतलाल बेगड़ इस पंक्ति के द्वारा किस स्थान का उल्लेख कर रहे हैं? तो किसका कर रहे हैं? साटक का कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, ऐसा कुछ था जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रहा है। सलाम कहानी की इस पंक्ति में रेखांकित पद उसकी से क्या अभिप्राय है? तो यह है कमल, यानी कि 135 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, ब्रज भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये मथुरा आगरा के साथ ही मेरठ दिल्ली मुरादाबाद की मुख्य बोली है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 137, हिंदी की किस बोली में पंजाबी बांगरू ब्रज के तत्व भी अपने मूल या परिवर्तित रूप में समाहित है? तो वो है खड़ी बोली। गोंडा और बहराइच जिले में कुछ भाग में हिंदी की किस बोली से संबंधित है? तो गोंडा में अवधी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 139, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास जिससे माना जाता है वो है आपकी सौर सैनी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41, रिंगल के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ये है प्रभावशाली साहित्य रचना का प्राय अभाव है। ऑप्शन नंबर 4। चौरावटी और 84 किस बोली की मुख्य उपबोलियां है? तो वो किस बोली की मुख्य बोलियां हैं? ढूंढाड़ी बोली की। मेवाती किसकी बोली है? उत्तर पूर्वी राजस्थान की। 2 नंबर आंसर हो जाएगा 142 का। भोजपुरी बोली के संबंध में असंगत कथन है, तो भोजपुरी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में मानी जाती है, तो 143 का 1 भी गलत है। हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार करना
उसका विकास, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। ये कथन संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में कौन सा संख्यावाचक शब्द भारत सरकार द्वारा मानक रूप से स्वीकृत है? तो इसमें 31 उत्तर आएगा। 32, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक वर्तमानमाला में सम्मिलित संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो वो है प्रे। ऑप्शन नंबर ये। एक, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषाओं से संबंध में व्यवस्था की गई है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 345, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा 2024 में प्रकाशित देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार असंगत वर्ण है, तो इसमें हो जाएगा अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी के अर्थवेदक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा 2024 में प्रकाशित देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के अनुसार संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण के बाद सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो एक रूपता के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुस्वार प्रयुक्त करेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताओं के संबंध में असंगत कथन है, तो वो है आपका इसकी वर्णमाला अक्षर प्रधान है, ध्वनि प्रधान नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो यह था आपका हिंदी का पहला पेपर। इसकी मैंने सारी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।